अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम लेक्चर सीरीज। पिछली वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 1 कवर किया था, जहां हमने डिफाइनिंग नीड्स और इन्फॉर्मेशन के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किसी भी बिजनेस या डेली लाइफ में राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन का होना कितना जरूरी है। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज का लेक्चर आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अहम है, तो अपने हैंडआउट्स निकाल लें और चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला और बेसिक टॉपिक है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? हैंडआउट्स में इसकी बहुत प्यारी डेफिनेशन दी गई है। लिखा है बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड टू अकम्प्लिश एन ओवरऑल गोल। स्टूडेंट्स, इसको सिंपल लफ्जों में ऐसे समझे कि ऑर्गेनाइजेशन दरअसल लोगों का एक ग्रुप है जो किसी एक खास मकसद ओवरऑल गोल को हासिल करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इनका मकसद क्या है? कोई टेंजिबल प्रोडक्ट बनाना जैसे गाड़ी या कपड़े, या फिर इनटेंजिबल सर्विस देना जैसे सॉफ्टवेयर, बैंकिंग या इंटरनेट सर्विस वगैरह। तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर एक किसी खास गोल पर काम करते हैं ताकि वो उस गोल को अचीव कर सकें। वो गोल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका गोल है कि उन्होंने साल के एंड तक इतने प्रोडक्ट बनाने, तो उसको अचीव करने के लिए पूरे साल सब एम्प्लॉयज, मैनेजर मिलकर एक अपना गोल सेट करेंगे कि हमने इतने घंटे काम करना है और हमने ये सर्विसेज देनी है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होता है। फर्ज करें एक ऑर्गेनाइजेशन है और उनका गोल है कि उन्होंने साल के एंड तक एक खास मिकदार में प्रोडक्ट को बनाना, तो वो सब मिलकर एक अपना गोल सेट करेंगे और फिर सारे लोग जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है मिलकर उसी गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। ये हवा में काम नहीं होता, बल्कि डिविजन्स ऑफ लेबर होती है, यानी हर बंदे का काम बटा हुआ होता है। एक मार्केटिंग करेगा, दूसरा फाइनेंस को हैंडल करेगा ताकि टारगेट जल्दी पूरा हो सके। लेकिन हैंडआउट्स में एक और बात, द प्राइस पेड बाय द एलिमेंट्स इज द लिमिटेशन ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि जब मिलकर टीम में काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो अब आप अकेले नहीं हासिल कर सकते थे, जो अकेले मुमकिन नहीं था। लेकिन इस टीम वर्क की एक कीमत प्राइस चुकानी पड़ती है। वो कीमत है आपकी आजादी, फ्रीडम। आप अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से कंपनी के रूल्स नहीं तोड़ सकते, आपको सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। हमारा अगला टॉपिक है नीड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आखिर इंसानों को ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हैंडआउट्स में लिखा है एज द वॉल्यूम्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंड्स। जब भी किसी बिजनेस का साइज या वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी गली में एक छोटा सा बर्गर का ठेला है तो एक अकेला बंदा उसे चला लेगा, लेकिन जब वो ठेला मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी चेन बन जाएगा तो आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए होगा उसको, ताकि आप प्रॉपर्ली स्मूथली चला सकें, हैंडल कर सकें। एक और पॉइंट नोट करें कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन गोल होता है। एक कंपनी का गोल प्रॉफिट कमाना हो सकता है, कोई दूसरी कंपनी जैसे ईदी फाउंडेशन है, जैसे एनजीओज का गोल इकोनॉमिक या फलाही काम करने का हो सकता है। इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए रेगुलर और टाइमली इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम अपने बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ, डाटा वर्सेज इन्फॉर्मेशन। ये आमतौर पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। तो हैंडआउट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डाटा रिप्रेजेंट फैक्ट्स ऑफ एनी काइंड। डाटा किसी भी किस्म के रॉ फैक्ट्स को कहते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। ये डेफिनेशन हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर कहूँ अली 50,000 लाहौर, ये 3 लफ्ज सिर्फ डाटा है, इनकी कोई सेंस नहीं है, ये कोई सेंस नहीं बना रहे जो मैंने 3 लफ्ज बोलने हैं, अली 50,000 लाहौर। लेकिन जब मैनेजमेंट इस डाटा को प्रोसेस करेगी और एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले लेती है तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जैसे कि अब मैं कहूँ अली ने इस महीने लाहौर ब्रांच में 50,000 रुपए की सेल्स की, तो अब वो जो 3 लफ्ज थे वो उस पर प्रोसेस हुआ है और वो मुकम्मल एक इन्फॉर्मेशन बन गया। इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन बन चुकी है क्योंकि इसने आपकी नॉलेज में इजाफा किया है। देखिए यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैज नो वैल्यू, यानी प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन भी तभी फायदेमंद होती है जब वो रेलिवेंट हो। अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को फर्ज करेंगे, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, अगर आप उसको उसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिपेयरिंग रिपोर्ट है, अगर कोई चीज या मशीनरी खराब हो गई तो उसकी जो रिपेयरिंग रिपोर्ट है वो आप मार्केटिंग के मैनेजर को दे देंगे, तो उसके लिए ये इररिलेवेंट है और सिर्फ उसका टाइम वेस्ट करेगी, तो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। अब हमारा अगला टॉपिक है इंफॉर्मेशन क्वालिटी चेकलिस्ट। हम रोजाना हजारों रिपोर्ट्स और डाटा देखते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों रिपोर्ट्स और डाटा देखते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है की क्वालिटी ए ग्रेड है, क्या वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है कि नहीं है? इसके लिए हमारे हैंडआउट्स में ना एक्सपर्ट ने एक चेकलिस्ट दी है। क्या पहला पॉइंट है, इज इट क्लियर हु हैज रिटन द इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इन्फॉर्मेशन किसने लिखी है, इन्फॉर्मेशन को लिखने वाला कौन है, हु इज द ऑथर, उसको लिखने वाला कौन है, क्या वो एक इंडिविजुअल पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर देखना है कि इन्फॉर्मेशन का मकसद क्या है और ये किन लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन हर किसी के लिए नहीं होती। अगर वो आपके लिए इररिलेवेंट है तो वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है। अगर वो आपकी नीड्स फुलफिल नहीं कर रही तो वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है। इसके अलावा हमारे पास नीचे 4 और पॉइंट दिए गए हैं। कैन द इन्फॉर्मेशन बी चेक्ड। पहला, क्या उस इन्फॉर्मेशन का कोई प्रूफ है, क्या उसे वेरीफाई किया जा सकता है। व्हेन
वाज द इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड, कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी पुरानी है। अगर मैं आपको 1990 का बिजनेस डाटा दिखाकर कहूँ कि आज की मार्केट का हाल बताओ मुझे, तो वो बेकार है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को अपडेट होना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए। इज द इन्फॉर्मेशन बाइस इन एनी वे, क्या इन्फॉर्मेशन बाइस तो नहीं है, मतलब क्या लिखने वाला किसी खास पार्टी या प्रोडक्ट की साइड तो नहीं ले रहा। जैसे आजकल पेड प्रमोशन है, अगर आप किसी मोबाइल का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं, तो वो जो इनिशियल रिव्यू होता है ना, तो वो ब्रांड के साथ कोलैब करके बनाया जाता है। तो उसमें आपको एग्जैक्ट वो उसके कॉन्स या फिर प्रोज और कॉन्स नहीं बताते हैं, क्योंकि वो कोलैब के साथ बन रहा है, तो वो पेड प्रमोशन है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन आपको किसी चीज की प्रोडक्ट की मिल रही है, किसी खास पार्टी या प्रोडक्ट की साइड तो नहीं ले रहा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, क्या उसने नेचुरल रिव्यू दिया है। अगर ये पॉइंट ठीक है तो समझ जाए कि इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग है। आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। दुनिया की कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन 100% सेम नहीं हो सकता, चाहे वो एक ही इंडस्ट्री से क्यों ना बिलोंग करती हूँ। एक इंडस्ट्री में काम करने वाली दो कंपनीज का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। ये हर कंपनी की इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, इन्फॉर्मेशन की जरूरत मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अगर जैसे पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनी है, जैज और जोन, इन चाहे ये दोनों कंपनी सेम ही इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। टेलीकॉम के अंदर इनका काम सेम ही है कि वो अपने यूजर्स को कॉलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करें, इंटरनेट प्रोवाइड करें, लेकिन इन दोनों कंपनियों की इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है ना, वो मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि जैज के पास ज्यादा यूजर्स हैं, जोन के पास कम है, या फिर हर कंपनी का कुछ खास इलाकों में ज्यादा कवरेज होती है, कुछ में कम होती है। तो इन सब दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये जो हर कंपनी की इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है ना, ये 5 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले साइज, कंपनी छोटी है या मल्टीनेशनल है। छोटी कंपनी है जो सिर्फ नेशनल है, एक किसी खास कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो उसकी जरूरत तो और होगी। जबकि जो मल्टीनेशनल कंपनी है दूसरी कंट्रीज के अंदर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, तो उसकी अलग जरूरियात होगी। स्ट्रक्चर के वहाँ बॉस से लेकर जो उसका एम्प्लॉयज तक की हायरार्की लेवल कैसा है। कल्चर, कंपनी पे कल्चर बहुत डिपेंड करता है। कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है। डिसीजन मेकिंग, फैसले कहाँ होते हैं, क्या सिर्फ टॉप मैनेजमेंट फैसले करती है या फिर नीचे वाले एम्प्लॉयज को भी पावर दी गई है। इंटरेस्टेड पार्टीज, इंटरनल या एक्सटर्नल, जैसे गवर्नमेंट होगी या कस्टमर हो गए, वो उस कंपनी या फर्म के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या अपना असर डालते हैं। कस्टमर्स, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बनाएंगे, और अगर डिमांड कम होगी तो प्रोडक्ट कम बनाएंगे। लेकिन अक्सर ये होता है कि अगर डिमांड ज्यादा होती है तो प्रोडक्ट शॉर्ट कर दी जाती है ताकि उसकी प्राइस को हाई करके बेचा जा सके। जब भी कोई आईटी एक्सपर्ट किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन करता है तो उसे ये 5 पॉइंट, साइज, स्ट्रक्चर, कंपनी का कल्चर, डिसीजन मेकिंग, उसको लाजमी ध्यान में रखना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने स्टार्ट में पिछले लेक्चर का ओवरव्यू लिया, उसके बाद समझा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों पेश आई। फिर हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन का प्रैक्टिकल फर्क देखा और इन्फॉर्मेशन क्वालिटी चेकलिस्ट को समझा। उम्मीद है आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छी से समझ लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।